नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले हम आपको टीएमसी में हो रहे उस शेख से मिलवाएंगे जो 55 दिनों बाद आखिरकार पकड़ लिया गया, लेकिन जिस वक्त उसे गिरफ्तार करके कोर्ट लाया जा रहा था उस वक्त शेख ने एक विक्ट्री साइन दिखाया। इसलिए आज इस साइन के संकेत समझना बेहद जरूरी है। आखिर शेख की इस शेखी का राज क्या है? फिर हिमाचल प्रदेश में सुक्खू के उस सत्ता संकट की खबर जिसके टलने का दावा किया जा रहा है। पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार 5 साल चलेगी और सुक्खू सीएम बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के 6 बागी पार्टी के लिए कैसे नई मुश्किल बनने वाले हैं ये भी आपको बताएंगे। फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन से पूरी दुनिया में शुरू हुई वैदिक टिक टिक की खबर। आज पीएम ने उज्जैन में एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया जो समय के साथ साथ पंचांग, मुहूर्त और योग भी बताएगी। इस वैदिक घड़ी पर आज हमने भी अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। आज मोदी कैबिनेट ने 2 बड़ी योजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। पहली योजना 3 सेमीकंडक्टर प्लांट से जुड़ी है जो भारत में लगाए जाएंगे और पहला प्लांट गुजरात के धोलेरा में लगेगा। आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि आज 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। रेप के दोषी राम रहीम की मौज अब खत्म होने वाली है, क्योंकि आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राम रहीम को अदालत से पूछे बिना पैरोल ना दी जाए। आज एक वीडियो कुंजी इस दिलचस्प खबर पर भी आपके सामने खोलेंगे। और एक बड़ी खबर यह कि डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत के मामले में लगाया गया है। आरोप था कि बुजुर्ग ने एयर इंडिया स्टाफ से व्हील चेयर की डिमांड की थी जो नहीं दी गई और टर्मिनल तक पैदल जाने की वजह से बुजुर्ग की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। लेकिन सत्ता की शुरुआत उस तस्वीर से जिसमें एक अपराधी किसी फिल्मी स्टार की तरह विक्ट्री साइन दिखाते हुए चला आ रहा है। नाम है शाहजहां शेख। संदेश खाली वाली खबर के संदर्भ में आपने ये नाम सुना तो होगा। We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night. उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा। আজ মুখ ঢাকছেন না কেন? আর আমাদের ভয় নেই, আমরা সাজা শিখবো, একদম ফাঁসি চাই, ফাঁসি। না, এখানে অ্যারেস্ট হয়েছে, আপনারা খুশি? ফাঁসি চাই, কি বলছেন? ফাঁসি চাই, সবার খুশি চাই। एक समय जहां पे शेख शाहजहां का नारा लगता था, आज वहीं पे जय श्री राम का नारा लग रहा है। तो सत्ता की शुरुआत आज एक वीडियो से करते हैं जिसमें एक आरोपी की अकड़ है। जिस शेख की शेखी है उसकी दबंग चाल है, वो भी एक ऐसे शेख की जिस पर महिलाओं के चरित्र हनन का आरोप लगा है। तस्वीर देखकर यकीनन आप इसे पहचान गए होंगे। नाम है शाहजहां शेख। जी हां, संदेश खाली वाला शाहजहां शेख जो 55 दिनों से फरार था। आज सुबह बंगाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। यह तस्वीर उस वक्त की है जब शेख को पश्चिम बंगाल के बशीरहाट कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। कानून का डर तो छोड़िए, गिरफ्तारी के बाद इसके माथे पर शिकन तक नहीं है। इसकी चाल इस तरीके से है जैसे कोई ये अपराधी नहीं बल्कि कोई सम्मानित व्यक्ति हो और गर्व के साथ अवार्ड लेने जा रहा हो। ये ऐसा जता रहा है, ऐसा पोज दे रहा है जैसे कोई बड़ी जंग जीत कर आया हो। इस तस्वीर को गौर से देखिए। जिन पुलिस वालों ने शेख को पकड़ा है वो पीछे पीछे चल रहे हैं और शाहजहां शेख किसी दबंग की तरह अकड़ से भरपूर तेज कदमों से कोर्ट रूम की तरफ जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जब इससे सवाल पूछे तो उंगली से इसने कुछ इशारा भी किया। यह महज तस्वीर नहीं है बल्कि संदेश है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण वाले विटामिन मिल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पिछले 55 दिनों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता, लेफ्ट के नेता शाहजहां शेख को लेकर कुछ इसी अंदाज में ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। शेख की शेखी वाली इस तस्वीर से अब आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी आपको बताते हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार और सख्ती के बाद आज सुबह शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। बशीरहाट कोर्ट में उसको पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने पुलिस को 10 दिन की रिमांड दी। शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रीतम सरकार ने कहा कि शेख को 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है। उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। खैर, शेख पर आरोपों वाली कुंजी आगे दिखाएंगे। पहले यह देखिए कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैसे फिर से शेख के अरमानों पर कानूनी हथौड़ा चला दिया। दरअसल आज सुबह गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे। इस दौरान हाईकोर्ट ने न सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि कड़ी टिप्पणी के साथ शेख की सारी शेखी निकाल दी। हाईकोर्ट ने शेख के वकील से तंज भरे शब्दों में कहा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। शाहजहां शेख को गिरफ्तार ही रहने दो, अगले 10 साल तक यह आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। अदालत ने यह भी कहा कि आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। शाहजहां शेख के खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। वो फरार भी था। अदालत के पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद गिरफ्तारी लगातार उस पर जो सवाल उठ रहे थे, बार बार हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब टीएमसी एक्शन मोड में है। टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। अब आपको शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताते हैं। कैसे आधी रात को अचानक गिरफ्तारी हुई और 55 दिनों से फरार शेख पुलिस रिमांड तक पहुंच गया। यह कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2024 यानी कल शाम 5 बजे से। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जांच एजेंसी से बचाने के लिए उसे सेफ कस्टडी में रख सकती है। आज सुबह 3 बजे पुलिस को शाहजहां शेख के वामनपुकुर में एक घर में छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सुबह 3:30 बजे शाहजहां शेख को मीनाखाना पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया। इसके आधे घंटे बाद सुबह 4 बजे किसी बवाल से बचने के लिए शेख को सेफ कस्टडी में रखने का फैसला लिया गया। बंगाल के आला अधिकारियों ने यह फैसला लिया और आज सुबह 4:30 बजे शेख को बशीरहाट कोर्ट ले जाया गया। सुबह 10:40 पर सुनवाई के बाद शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आज दोपहर 12 बजे संदेश खाली की महिलाओं ने अदालत के फैसले का न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि जश्न मनाया। शेख के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। वैसे तो शाहजहां शेख के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत 42 मामले दर्ज हैं। कई मामले नॉन अवेलेबल हैं, लेकिन आज जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी पर हमले के मामले में हुई है। 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम शाहजहां शेख से पूछताछ करने पहुंची थी। बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में सवाल जवाब होने थे। इसी दौरान शेख के गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया, जिससे 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब दूसरे मामलों की जांच भी जारी है। Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night. All those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time, takes a reasonable amount of time, particularly in terms of cases which had happened 2 years back. But this was a case, in the case in which he has been forwarded, it took place, as you all know, on 5th January. तो 14 दिन पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन अलाउ किया। 10 दिन 10 तारीख रिटर्न। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए ये पीसी का ग्रांट हुआ है और जो स्नैचिंग मोबाइल, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स रिकवर हो जाने के लिए भी पीसी मांगा था। तो एक बात तो साफ है कि अब शेख के एक एक गुनाह के हिसाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियासी दबाव में ही सही, लेकिन बंगाल सरकार अब संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को
आक्रोश को नहीं दबा सकती है। शाहजहां को अब पाई पाई का हिसाब देना होगा। शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली की महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अब उन्हें उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। एक समय जहां पे शेख शाहजहां का नारा लगता था, आज वहीं पे जय श्री राम का नारा लग रहा है। यहाँ पे जितने सारे महिलाएं हैं वो शेख शाहजहां के खिलाफ जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं। फांसी चाहिए आज মুখ ঢাকছেন না কেন? আর আমাদের ভয় নেই, আমরা সাজা শিবু আজম ফাঁসি চাই। না, এখানে অ্যারেস্ট হয়েছে, আপনারা খুশি? ফাঁসি চাই, শিবু আজম ফাঁসি চাই, সবার খুশি চাই। देखिए यहाँ पे शंखनाद लगाया जा रहा है क्योंकि शेख शाहजहां गिरफ्तार हुए हैं। अपनी खुशी, अपनी शाख के नवाजा से। হ্যাঁ খুশি, হ্যাঁ আমরা খুশি, আমরা সব খুশি। শাহজাহান শিবু ধরা পড়েছে, আমরা খুশি। एक आरोप लगाया जा रहा है ये जो बैंक के पासबुक से ये इनके नाम पे है, लेकिन इनको पता ही नहीं था ये पासबुक इनके नाम पे बना है। और जब पता चला तब इन्होंने देखा कि ये जो पैसा है, यहाँ पे जो पैसा है ये उठा लिया गया है। হ্যাঁ আমরা সবাই খুশি। ফাঁসি চাই, শিবু হাজরা ফাঁসি, শাহজাহান শেখের ফাঁসি। হ্যাঁ খুশি, আমরা খুব খুশি। तो लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं, लिहाजा संदेश खाली पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ टीएमसी के नेता गिरफ्तारी को राजधन बता रहे हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि शाहजहां शेख को बचाने के लिए और उसे सेफ कस्टडी में रखने के लिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। कैसे इस मामले में जुबानी तीर चल रहे हैं, ये भी देख लीजिए। अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा, तो वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तृणमूल ने बहुत बहादुरी दिखा था। एक्चुअली चोरी का माल तृणमूल का घर में था। जब देखा फेस सेविंग का और कोई रास्ता नहीं है, निर्वाचन भी सामने है, इसीलिए शेख शाहजहां को उन्होंने गिरफ्तार दिखाया। শেখ শাহজাহানের আজকের এই অ্যারেস্ট প্রমাণ করলো তৃণমূল কংগ্রেস দলগতভাবে এবং আমাদের সরকার প্রশাসনিকভাবে রাজধর্ম পালন করতে পারে। সামান্য আদালত সেই স্টে অর্ডার তুলে নিল, তারপর 7 দিন নয় 3 থেকে 4 দিনের মধ্যেই শেখ শাহজাহান অ্যারেস্ট হলো। এটা প্রমাণ করে यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. और अब सत्ता में हम आपको एक ऐसी घड़ी दिखाने जा रहे हैं जिसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 80 फीट ऊंचे टावर पर लगाया गया है
और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस घड़ी का उद्घाटन भी किया है। लेकिन आप में से बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम ने एक घड़ी का उद्घाटन क्यों किया, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो हम आपको ये बता दें कि भगवान महाकाल के उज्जैन में लगी ये घड़ी कोई मामूली और आम घड़ी नहीं है, बल्कि ये एक वैदिक घड़ी है जिसके साथ पूरी दुनिया में आज वैदिक टिक टिक शुरू हो गई। यानी इस खबर को देखकर आज सनातन धर्म से जुड़े करोड़ों लोगों को सुखद एहसास होगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जिसे उज्जैन में स्थापित किया गया है। यह घड़ी पुराने समय में जैसे काल और समय की गणना होती थी उसी आधार पर चलेगी। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये वैदिक घड़ी क्यों सबसे खास है। ये एक ऐसी वैदिक घड़ी है जिसमें 24 नहीं बल्कि 30 घंटे का एक दिन होगा। ये एक ऐसी वैदिक घड़ी है जिसमें 1 घंटे में 60 नहीं बल्कि सिर्फ 48 मिनट ही होंगे। ये एक ऐसी वैदिक घड़ी है जो समय के साथ पंचांग, मुहूर्त और योग के बारे में भी जानकारी देगी। यानी एक ऐसी वैदिक घड़ी जिसमें पूरी दुनिया में सनातन का समय प्रसारित और प्रचारित होगा। इस वैदिक घड़ी को उज्जैन की जीवाजी राव वेधशाला में 80 फीट ऊंचे एक टावर पर लगाया गया है, जिसका आज पीएम ने उद्घाटन किया। और इस घड़ी का पूरा नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, यानी इसका नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है। आमतौर पर कोई घड़ी आपको वक्त बताती है, तापमान की जानकारी देती है या फिर आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई जरूरी जानकारी दिखाती है। लेकिन यह कोई मामूली घड़ी नहीं है। इस घड़ी पर आपको क्या क्या दिखेगा ये जानकर आप चौंक जाएंगे। ये घड़ी विक्रम संवत पंचांग के बारे में आपको जानकारी देगी। इसमें 30 मुहूर्त के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वैदिक घड़ी के जरिए शुभ योग के बारे में भी पता चलेगा। भद्राकाल, चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र के बारे में भी ये वैदिक घड़ी जानकारी देगी। इसके अलावा चौघड़िया और सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी इस वैदिक घड़ी में आएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। वैदिक घड़ी दुनिया की पहली ऐसी घड़ी है जो डिजिटल होगी और भारतीय काल गणना, वैदिक समय और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ ग्रीनिच मीन टाइम के बारे में भी बताएगी। इस खबर पर हम आगे सत्ता की कुछ और दिलचस्प कुंजी खोलेंगे, लेकिन पहले आपको इस पर 80 सेकंड की एक रिपोर्टर रील दिखा देते हैं। विश्व की काल गणना का प्रारंभ भारत से हुआ था। भारत में उज्जैन से हुआ था। उसको लोग भूल गए थे, अब हम उसे याद दिला रहे हैं। कि भारतीय काल गणना की जो पारंपरिक पद्धति है उसके आधार पर इसको नियोजित किया गया है। भारतीय पद्धति जो सूर्योदय से पर आधारित है, सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से फिर सूर्योदय के बीच में जो समय है इसको ही घटी, पल, मुहूर्त आदि में विभाजित किया गया है। यह घड़ी विक्रम पंचांग और उसके जो समस्त घटक हैं, मुहूर्त हैं, घटी है, पल है, वर्ष है, संवत्सर है, मनवंतर है, कल्प है, ये सारी जानकारी इसमें समाहित करने का हमने प्रयास किया। तो जैसे आज घड़ियों में घंटा, मिनट, सेकंड बताया जाता है, तारीख बता देते हैं, तो घंटा, मिनट, सेकंड की जगह वो घड़ी पल विपल बताएगी। उज्जैन की इस वैदिक घड़ी को लेकर एक खास बात और है कि इसके जरिए दुनिया के लोगों को सनातन के समय का पता चलेगा और वैदिक काल की जानकारी भी होगी। इस वैदिक घड़ी में वैदिक काल गणना के आधार पर अलग अलग मुहूर्त पता चलेंगे। उज्जैन में स्थापित इस घड़ी में 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया, इसलिए इस घड़ी में एक दिन 30 घंटे के बराबर हो गया। हालांकि इस डिजिटल घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड की भी सुई लगाई गई है। इस वैदिक घड़ी को लखनऊ की आरोहण संस्था ने तैयार किया है और सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ ने इसे उज्जैन में लगाने का कार्य किया है। बड़ी बात ये वैदिक घड़ी इंटरनेट और जीपीएस से भी जुड़ी होगी। बताया जा रहा है कि इस घड़ी के साथ साथ टावर पर एक टेलीस्कोप भी लगा है जो स्पेस की घटना यानी खगोलीय घटनाओं का नजारा भी दिखाएगा और हर घंटे में अलग अलग तस्वीरें इसमें नजर आएंगी। इस घड़ी के साथ साथ एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके जरिए इस घड़ी का इस्तेमाल फोन से भी किया जा सकता है। यानी ये अपने आप में एक इतिहास है जिसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया गया है
और पूरी दुनिया इस खास पल की गवाह बन रही। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि जब इस वैदिक घड़ी को लखनऊ की संस्था ने तैयार किया है तो इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्यों स्थापित किया गया? तो इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है। इस पर हम उज्जैन की आध्यात्मिक कुंजी भी खोलते हैं आपके सामने। दरअसल उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर का धाम है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश का उज्जैन वो शहर है जिसे वैदिक काल में काल गणना का केंद्र माना जाता है। उज्जैन से ही कर्क रेखा भी होकर गुजरती है और उज्जैन को ही मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस विक्रम संवत पंचांग के आधार पर इस घड़ी को तैयार किया गया है उसकी शुरुआत उज्जैन से ही हुई थी। आज हमने अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए विक्रम संवत पर भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। विक्रम संवत का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था क्योंकि उनके राज में प्रजा के किसी भी शख्स पर कोई कर्ज नहीं था। उस समय जो राजा अपनी प्रजा का पूरा कर्ज माफ कर देता था उसके नाम से ही संवत प्रचलित हो जाता था। आप तौर पर हम सब 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, एक दूसरे को न्यू ईयर की बधाई देते हैं, लेकिन असल में हिंदू कैलेंडर की शुरुआत विक्रम संवत से ही होती है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है, यानी इस वक्त 2024 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत के मुताबिक ये 2081 है। हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन पहले महीने का नाम चैत्र और आखिरी महीने का नाम फागुन होता है। नया विक्रम संवत हर वर्ष चैत्र प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और सबसे खास बात, अंग्रेजी कैलेंडर रात 12 बजे के हिसाब से चलते हैं, लेकिन विक्रम संवत कैलेंडर चंद्र आधारित होता है। विक्रम संवत कैलेंडर में 354 दिन होते हैं जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन कम है और महीना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के तौर पर 2 भागों में विभाजित होता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र और कई त्योहारों और धार्मिक अवसरों को निर्धारित करने के लिए विक्रम संवत का ही उपयोग होता है। यानी विक्रम संवत भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है जो समृद्ध इतिहास और परंपराओं को दर्शाता है। अब जो वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है वो भी विक्रम संवत पंचांग की जानकारी देगी। और सत्ता में अब उस बाबा की बात करते हैं जिस पर भगवान की कृपा का तो पता नहीं, लेकिन सत्ता की कृपा खूब बरस रही थी। ये बाबा है डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हत्या और रेप के दोषी साबित होने पर उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम जेल से कभी पैरोल तो कभी फल्लों के नाम पर छुट्टियों का खूब आनंद ले रहा था। लेकिन राम रहीम पर इस आनंद पर कोर्ट ने आज एक चेक पॉइंट लगा दिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगली बार बिना कोर्ट की इजाजत लिए राम रहीम को पैरोल ना दी जाए। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा कि सरकार जानकारी दे और कितने लोगों को इस तरीके की पैरोल दी जाती है। एसजीपीसी की तरफ से राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने के विरोध में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बार बार गंभीर आरोपों में सजा काट रहे व्यक्ति को पैरोल क्यों दी जाती है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम अभी पैरोल पर जेल से बाहर है और 10 मार्च को उसका यह पैरोल खत्म हो रहा है। अब हम राम रहीम को लेकर जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकती। कभी फड़लो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत का चढ़ावा बाबा पर चढ़ता रहता है। गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है। उसे पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को 24 घंटे के लिए पैरोल दी गई थी। अगर पिछले 4 सालों का गुरमीत राम रहीम का जेल से छुट्टी वाला इतिहास देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 2020 में 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया। 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की इजाजत मिली। 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने पैरोल और फड़लों का सुख उठाया। 2023 में 101 दिन जेल से बाहर रहा। 2024 में 50 दिनों के लिए जेल से बाहर है। ऐसे में अगर देखें तो पिछले 4 वर्षों में गुरमीत राम रहीम पर खूब कृपा बरसी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से अब तक वो कम से कम 245 दिन तक जेल से बाहर ही रहा है। राम रहीम को ऐसे पैरोल मिलती है जैसे वो कैदी ना हो बल्कि कोई विजिटिंग प्रोफेसर हो। कुछ समय जेल में होता है, बाकी समय बाहर घूमता है। वैसे सरकार हमेशा यह दावा करती रही है कि राम रहीम को नियम के मुताबिक ही जेल से बाहर जाने की इजाजत मिलती है, जबकि राम रहीम के विरोधी कह रहे हैं सरकार की कृपा कुछ ज्यादा ही बरस रही है। बाकी कैदियों पर इतनी कृपा क्यों नहीं बरसती?
आज सवाल यह है कि आखिर जिसकी कृपा है, जिसके चलते राम रहीम बार बार परोलवान बन जाते हैं और जेल से बाहर आने के लिए अपने मन मुताबिक चीजें करता है, क्या इसमें सियासत का भी बड़ा रोल है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो 4 बार फर्लो और परोल मिलती थी, उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फर्लो मिली थी और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की परोल मिली थी और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगरपालिका के चुनाव होने थे, जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को 40 दिन की परोल दी गई। उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में वोटिंग थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन के लिए फर्लो पर जेल से बाहर आया था। अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है, तो उनके लिए फिर से पैरोलवान होने की आशंका थी, जिस पर कोर्ट ने अब बैरियर लगा दिया है। सत्ता में अब छत्तीसगढ़ के सुकमा से आया एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जो देश में पेपर लीक वाले संकट के बीच में बहुत अहम है। एक तरफ देश में ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो जाते हैं, दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव तस्वीरें भी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके से एक वीडियो हमारे पास आया है, जहां परीक्षा कराने के लिए हेलीकॉप्टर वाले खास इंतजाम किए गए, जहां प्रश्न पत्र हवा में तो है लेकिन लीक नहीं हुए। दरअसल सुकमा के नक्सल प्रभावित जगरगुंडा इलाके में इस बार बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। कल से परीक्षा शुरू हो रही है। इस केंद्र पर कुल 36 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं, कुल 36। इनके लिए प्रश्न पत्र जिला मुख्यालय से हेलीकॉप्टर के जरिए भिजवाया गया। इस इलाके में सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। अब तक यहां के छात्रों को परीक्षा देने के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पहली बार इस क्षेत्र में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र पर 10वीं के 16 और 12वीं के 20 छात्र परीक्षा देंगे। सत्ता में एक और जरूरी राजनीतिक खबर भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से आज कांग्रेस के लिए राहत वाली खबर आई है। राज्यसभा चुनाव में मिली हार और सीएम सुक्खू के खिलाफ बगावत के बाद आज कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक कर लिया गया है और सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कब तक ठीक रहेगा, ये सवाल है। 6 विधायकों की बगावत के बाद संकट में आई सुक्खू सरकार को आज 2 पेन किलर्स दिए गए। सबसे पहले तो 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे विधानसभा में विधायकों की संख्या घटकर 62 हो गई। अब कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, तो ये सरकार बहुमत की है। दूसरा, कांग्रेस ने समस्या को सुलझाने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य हाईकमान के भी होंगे। इन 2 फैसलों के बाद एकजुटता दिखाने के लिए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सीएम सुक्खू से नाराज प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सब ठीक है, मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सभी 4 सीटें जीतेंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पर आया सियासी संकट अभी टला नहीं है। इसमें उन्हीं के विधायकों की भूमिका है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज हमने सबसे पीसीसी से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए, इन्होंने आपस में दूर कर दिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर सब चंगा होता तो ये सारी हालात पैदा नहीं होते, मैं समझता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में इतना कुछ नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो गया और ये नुकसान अभी रुकने वाला नहीं। और हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अच्छी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। इसकी सरकार अपना इस्तकबाल खो चुकी है। मॉरली उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्पीकर, जो 10th शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो उसके जो प्रोविजंस है उनको अगर वो वायलेट होते हैं
तो पिटीशन दायर होती है और वो पिटीशन दायर हुई। हालांकि फिलहाल जो हिमाचल संकट पर विराम लगा है उसमें प्रियंका गांधी की भूमिका बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने ही विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए समझाया। उन्हें कहा कि आप मुख्यमंत्री से नाराज हैं, इसलिए अपनी लड़ाई लड़िए, अपनी बात कहिए, आपकी बात को सुना भी जाएगा और उस पर जितना हो सकेगा अमल में लाया जाएगा। बस पार्टी से बाहर जाने या सरकार गिराने की ना सोचें। विक्रमादित्य हिमाचल में कांग्रेस का भविष्य है। प्रियंका गांधी ने विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को समझाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को जानकारी दी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार समेत पर्यवेक्षकों को बताया। इस बीच लगातार प्रियंका जो प्रभारी हैं हिमाचल के राजीव शुक्ला से संपर्क में बनी रही और हालात की जानकारी लेती रही और जरूरत पड़ने पर निर्देश भी देती रही। हालांकि वीरभद्र परिवार शुरू में सुक्खू को हटाने पर अड़ा था। ऐसे में प्रियंका ने उनको समझाया कि फौरन सीएम बदलने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा, कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई देगी। इसलिए फिलहाल विक्रमादित्य को फ्री हैंड और सरकार संगठन के बीच समन्वय समिति का गठन कर दिया जाएगा। सुक्खू सबको साथ लेकर जरूर चलेंगे। प्रियंका ने भरोसा दिया कि फिलहाल सुक्खू को सीएम रहने दें, पार्टी की छवि के लिए जरूरी है। भरोसा यह भी दिया कि अगले कुछ दिनों में परिस्थितियों में बदलाव भी दिखेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में सीएम बदलने में हमको गुरेज नहीं। और सत्ता में अब खबरों के स्टीयरिंग को राजनीतिक खबरों की तरफ तो हमने मोड़ ही दिया था। अगले कुछ दिनों में जिस तरीके से देश में लोकसभा चुनाव हैं और चुनाव में राजनीतिक दल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होने वाले खर्च के लिए इनके पास पैसे कहां से आते हैं? सत्ता की ये कुंजी राजनीतिक दलों की इसी कमाई और खर्चे पर आधारित है। एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर। ये समय समय पर राजनीतिक दलों से जुड़ी जानकारी पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें किस राजनीतिक दलों को कितना चंदा आया और किस रूप में इसका हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। एडीआर के मुताबिक 2022-23 में 7 राष्ट्रीय दलों ने जो अपनी आय घोषित की है वो 3077 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला चंदा है, जो राजनीतिक दलों की हुई कुल आय का 76.73% है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है। 2022-23 में कांग्रेस को 452 करोड़ रुपए की आय हुई है। ये कुल आय 14.70 हिस्सा है जो कुल राजनीतिक पार्टियों को मिला है। आम आदमी पार्टी को इस दौरान 85 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इस रिसर्च रिपोर्ट का फोकस उस चुनावी बॉन्ड पर भी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बीजेपी को मिले 2361 करोड़ रुपए में 1294 करोड़ चुनावी बॉन्ड से मिले हैं जो कुल चंदे का करीब 55% है, जबकि कांग्रेस को मिले 452 करोड़ रुपए में 171 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले हैं जो कुल चंदे का करीब 38% है। आपको मिले 85 करोड़ में 45 करोड़ चुनावी बॉन्ड से मिले हैं जो कुल चंदे का करीब 53% है। दिलचस्प बात यह है कि सीपीएम और बीएसपी के कुल चंदे में चुनावी बॉन्ड का प्रतिशत 0 है। वैसे खर्चे की बात करें तो बीजेपी ने 2361 करोड़ रुपए में 1361 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। कांग्रेस के पास इस साल आए 452 करोड़ रुपए हैं, लेकिन पार्टी ने 467 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी एक वर्ष में कमाई से ज्यादा खर्चा हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने 85 करोड़ रुपए की आय पर 102 करोड़ रुपए खर्च किए। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि किसने चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा दिया है इसे सार्वजनिक करें। ये जानकारी सार्वजनिक हो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक 28,030 चुनावी बॉन्ड बिके हैं। ये चुनावी बॉन्ड 16,518 करोड़ रुपए के थे। इनमें से 27,811 चुनावी बॉन्ड कैश कराए जा चुके हैं। ये 16,492 करोड़ रुपए के हैं। भारत में राजनीतिक दल चुनाव जो अपने लड़ने के लिए जो चंदा जमा करते हैं, लेकिन दूसरे देश में एक ऐसा होता है, ये वहां के चुनाव के लिए नेताओं के पास पैसा कहां से आता है, आज आपको ये भी समझा देते हैं। अमेरिका में राजनीतिक दलों को चंदे के लिए कॉर्पोरेट डोनेशन और विदेशी डोनेशन की इजाजत नहीं है। बाकी चंदा वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। सरकारी फंडिंग भी होती है। ब्रिटेन में कॉर्पोरेट डोनेशन की इजाजत है, लेकिन विदेशी चंदा नहीं ले सकते। यहां भी असीमित चंदे पर एक लिमिट है, सरकार फंडिंग भी होती है। फ्रांस में राजनीतिक दलों को चंदे के लिए कॉर्पोरेट डोनेशन और विदेशी डोनेशन की इजाजत नहीं है। यहां भी असीमित चंदे पर एक लिमिट है, सरकार फंडिंग भी यहां पर होती है। जर्मनी की बात करें तो यहां कॉर्पोरेट और विदेशी चंदा दोनों की इजाजत है। चंदे और खर्च पर किसी तरीके की लिमिट नहीं है।
और स्टेट फंडिंग की इजाजत यहां पर है। अगर इनकी तुलना भारत से करें तो यहां कॉर्पोरेट डोनेशन की इजाजत है। विदेशी कंपनी की भारतीय यूनिट चंदा दे सकती है। भारत में स्टेट फंडिंग नहीं है और कैश डोनेशन पर लिमिट तय है। देखिए, कैश डोनेशन पर लिमिट तय है और यहाँ वक्त की लिमिट भी तय है। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।